सुप्रभात साथियों, स्वागत है आप सबका प्रतिष्ठा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछले दिनों हम लोग सामान्य हिंदी में कई सारे विषयों को पढ़ा था। जैसे कि इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्या संधि। संधि की बात करें, हमने पिछली कक्षा में स्वर संधि को समाप्त किया था और एकदम लास्ट क्लास की बात करें तो व्यंजन संधि की पहले नियम को हमने पढ़ा था। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो हम लोग सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं वह उत्तर प्रदेश पुलिस या इसके अलावा सभी एक दिवसीय परीक्षा जिसमें सामान्य हिंदी से प्रश्न आते हैं के लिए ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पाठ्यक्रम, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पाठ्यक्रम है वो इतना विस्तृत है कि सभी भागों को ये कवर कर लेता है व्याकरण के। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कल हमने व्यंजन संधि की परिभाषा को देखा था। व्यंजन संधि होता क्या है हमने देखा है। संधियां तीन प्रकार की होती है, इसको हमने पहले ही पढ़ रखा है। व्यंजन संधि की शुरुआत कल किया था, इसको हमने कल पढ़ा था। इसी को आज जो बचे हुए नियम है उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एक क्विक रिवीजन करते हुए। जैसा कि आप जानते हैं, किसी कक्षा को शुरुआत करने से पहले हम जो पिछली कक्षा में पढ़े होते हैं थोड़ा सा उसको रिकॉल करके ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वर्णमाला है, इससे आप परिचित हैं। वर्णमाला में क्या है, ये व्यंजन है। ठीक, परंपरागत तरीके से अगर व्यंजनों की संख्या की बात करें, ऐसे व्यंजन की कोई निश्चित संख्या करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि व्यंजन में कई सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे जो कभी वर्णमाला में कहीं रखे जाते हैं, कहीं नहीं भी रखे जाते हैं। लेकिन पारंपरिक तरीके से अगर हम देखेंगे, इनकी संख्या 33 मानी जाती है, 33। अब बात करेंगे 33 होते कौन है। यहाँ पर क वर्ग से लेकर प वर्ग तक ये 25 इनकी संख्या हो जा रही। ठीक है, 25 के बाद आप देखेंगे अंतस्थ में आता है य र ल व, 4 इनकी संख्या हो गई। यहाँ पे इनकी संख्या हो गई 4 और 4 हो गया उष्म स ख स ह। ठीक है, ये 8 टोटल, तो दोनों को मिला दिया जाए अगर सबको, टोटल मिलेगा आपको 33। और जो हम संधि पढ़ेंगे, जो व्यंजन संधि पढ़ेंगे, इन्हीं 33 से ही आपको संधियां करनी है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन का वहां पे बहुत रोल नहीं होता, कुछ अपवादों को छोड़कर। वो जो अपवाद है उनके बारे में भी हम बात करेंगे क्लास के आखिर में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कल पहले नियम को देखा था, संधि करने का जो प्रथम नियम हमने देखा था, उसको एक जनरल आइडिया ले लेते हैं। प्रथम नियम, देखिए नियम का ये संख्या याद रखना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आपको नियम कौन सा ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे समझना है। हमने एक सिंपल सी बात किया था कि व्यंजन संधि में क्या होता है, एक व्यंजन से व्यंजन जुड़ सकता है या व्यंजन से स्वर जुड़ सकता है। दोनों कंडीशन में क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। व्यंजन इसे तब कहेंगे, जैसे यहाँ पे क लिखा गया है, ये पूर्ण रूप से व्यंजन इसको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें एक स्वर भी जुड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे इसे कहेंगे क्या, क धन अ होता है। ठीक है, तब जाके ये पूरी तरह से क बनता है। ये इस बात से आप परिचित हैं, फिर से बहुत बताने का मतलब नहीं है, लेकिन आदत है तो वहां से फिर से रिकॉल करके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रथम नियम की बात करें, जैसे कि वर्णमाला को हमने देखा। वर्णमाला में हमने क्या देखा, यहाँ पर वर्णों को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है ना। जैसे क वर्ग की जब हम बात करेंगे तो क से लेके अंग तक आ रहा। च वर्ग की बात करेंगे, च छ ज झ ये आ रहा। ऐसे क से लेके प वर्ग तक। एक तो आधार ये होता है बांटने का, दूसरे आधार को हम बांटते हैं इसका क्या, ऊर्ध्वाधर वितरण, है ना। कैसे, देखिए इसे एक जब प्रथम वर्ग की बात की जाए, प्रथम वर्ग का बात की जाए तो आप ये समझेंगे किसकी बात हो रही है, क च ट त प। ठीक है, सिर्फ इन्हीं पांचों की बात हो रही है ना। जब द्वितीय वर्ग की हम बात करें तो द्वितीय का मतलब आप ये समझेंगे ये बात हो रही है किसकी, ख छ ठ ठ फ की। ऐसे जब तृतीय वर्ग की बात करें तो इसकी बात होगी, चतुर्थ में इसकी और पंचम में इसकी। अब आप सोच रहे होंगे इसको बताने का क्या मतलब है, वर्णमाला में तो हमने पढ़ा था जी। मतलब बिल्कुल है। क्यों मतलब है, क्योंकि जो हम संधियां करेंगे इन्हीं के नामकरण का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए पहला नियम हमने देखा था कि अगर स्थिति ऐसी बने, क्या, कि प्रथम वर्ग यानी क च, यदि क च ट त प। ठीक है, ये क्या है, ये प्रथम वर्ग हमारा। प्रथम वर्ग में आपने देखा था क च ट त प। अगर इसके बाद वर्णमाला का तृतीय या चतुर्वर्ग, है ना, इसके बाद वर्णमाला का तृतीय वर्ग मिल जाए, तृतीय वर्ग या चतुर्थ वर्ग। ठीक, तृतीय वर्ग मिल जाए या चतुर्थ वर्ग मिल जाए, या इसके अलावा
एक तीसरा अगर आपको मिल जाए, वो तीसरा क्या है, कोई स्वर मिल जाए, ठीक है, कोई स्वर मिल जाए, या एक चौथा आप कह सकते हैं चाहे अंतस्थ कह लीजिए, अंतस्थ ही कह ले रहे हैं, अंतस्थ मिल जाए। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर जो क च ट त प था, ये जो है ये अपने तृतीय वर्ग में चला जाता है। किस में जाता है, यह अपने तृतीय वर्ग में चला जाता है, यानी इस वर्ग का तृतीय अक्षर। आप देखिए ध्यान से बात को समझ लेना एक ही बार में। यहां पर भी तृतीय वर्ग की बात हो रही है, यहां चतुर्थ वर्ग की बात हो रही है, तृतीय हो चाहे चतुर्थ हो, चाहे कोई स्वर हो, चाहे अंतस्थ हो, ठीक है। अब इसमें पता है आपको तृतीय में कौन आएगा, चतुर्थ में कौन आएगा, स्वर तो आप परिचित है 11 स्वर, और अंतस्थ से भी आप परिचित है। अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो यह अपने तृतीय में चला जाएगा। किस में जाएगा, तृतीय वर्ग में, यानी तृतीय वर्ग में। अब जब हम तृतीय की बात करें तो आपको पता है तृतीय में क के बाद क्या आता है, क ख ग आता है, यही ना आता है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, क की जगह पर क्या हो जाएगा, ग। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर एक गलती हमसे बार बार हो जाया करती है, क्या, उसी को सुधारना है। नियम तो आप कहीं से भी पढ़ लेंगे, हमें उस गलती को सुधारना। वो गलती क्या होती है कि जैसे हम ये मान स्वर संधि में हमने देखा था कि इन्हीं दो स्वरों को जोड़ने के बाद एक तीसरा बन रहा था, है ना, ज्यादातर केस में यही हुआ। यहाँ पे भी ऐसा ही, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, इस कंडीशन में देखेंगे इसको और इनको जोड़ने के बाद मिल रहा तृतीय वर्ग, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि यह जोड़ने के बाद नहीं मिल रहा है, बल्कि इसके स्थान पर मिल रहा है, यानी क के स्थान पर क्या हो जाएगा, ग, च के स्थान पर क्या होगा, च छ ज, ठीक है। ऐसे ट के स्थान पर ट ठ ड हो जाएगा, ठीक है, ड हो जाएगा। त के स्थान पर त थ द क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। ऐसे प के स्थान पर प फ ब, यानी तीसरा इसका ब हो जाएगा। आपने बात को समझा। देखिए यहां पर इनके स्थान पर क्या होगा, ये चीजें मिल गई। अब आगे क्या होगा, आगे जो रहेगा उसको एज इट इज रख दिया जाएगा, यानी जैसे रहेगा वैसे रख दिया जाएगा। अब जो रखने के बाद बचेगा क्या, वो मात्रा का हेरफेर होगा। कैसे होगा ये आपको पता है, क्योंकि ये अर्धाक्षर है, अर्धवर्ण है ना, आधा है। अगर वहां पे कोई स्वर आया रहेगा तो वो स्वर इसमें जुड़ेगा, बस इतना ही अंतर आता है, लेकिन इसको इसमें से नहीं जोड़ेगा। कहने का मतलब इन दोनों के योगफल के बाद ये नहीं मिलता है, बल्कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इसके स्थान पर ये मिलता है। मैं यही बताना चाह रहा हूं, क्लियर है। उदाहरण हमने लिया था, उदाहरण कोई भी ले लेते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया था, क्या कह दिया जाए, अगर यहां पर कह दिया जाए, यहां पर कल हमने दिगंबर का उदाहरण लिया था, वही ले लेते हैं। जैसे कह दिया जाए दिक धन अंबर, है ना, दिक धन अंबर, अगर इसका संधि करना होगा तो क्या स्थिति बनेगी। अब ध्यान से देखना, कुछ इसमें गलती नहीं होगी। यहां पे क्या मिला है, क मिला है, क मिला है, और क के बाद क्या मिल रहा है आपको, अ क्या है, एक स्वर है, अ है, ये क्या है, एक स्वर है, ठीक। जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद ऐसा नहीं क में अ जोड़ेंगे तो क हो जाएगा पूरा, ऐसा नहीं होगा। इस हिसाब से ऐसा हो जाता दिकंबर, जबकि दिकंबर सही शब्द नहीं है। तो इसमें क्या होता है, नियम यही कह रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन बनेगी कि क च ट त प, यानी इसमें से किसी के बाद कोई स्वर आएगा तो ये वाला अपने तीसरे में बदल जाएगा, और जो उसके बाद वाला है वह अपनी पोजीशन पर बना रहेगा। यही बात है, इसके बाद वाला अपनी पोजीशन पर बना रहेगा। समझा बात को। यानी अब ये जो क किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा ग में, ठीक। बाकी जो पहले जैसे था वैसे ही बना रहेगा। यहाँ पे दी था रहेगा, यहाँ पे अंबर था वो अंबर भी रहेगा। क्लियर है बात। अब देखिए, अब यहाँ पे चूंकि ग आधा है, ग आधा है, और यहाँ पर ए मिलने की कंडीशन है। जब ए मिलने की कंडीशन है, यानी सॉरी आ मिलने की कंडीशन है, तो ग में जब आप आ जोड़ेंगे, जब ग में आ जोड़ेंगे क्या बन जाएगा, ये पूरा पूरा ग बन जाएगा। लिख दीजिए, यहाँ पे दी हो गया, यहाँ पे ग हो गया, और इसके बाद जो बचा था उसको आप लिख देंगे, क्या हो जाएगा, दिगंबर। इस प्रकार से संधि आप करेंगे, गलती बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। रट के तो नहीं जा सकती, कितना रट के जाएंगे। एक उदाहरण और समझा देते हैं, फिर दूसरे नियम पर आते हैं। जैसे अगर हमने ले लिया क्या,
जैसे हमने ले लिया क्या, सत धन आशय, ले लिया सत धन आशय। अब इसका मतलब समझ लीजिए, अब यहां पर देख रहे हैं क्या मिल रहा है, आधाता, ये नहीं मिल रहा है, और यहां पर क्या मिला है, आ मिला है। देखिए इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि त में आ को तुरंत हम जोड़ देंगे, ठीक। यहां पे त क्या है, एक व्यंजन है, व्यंजन का पहला वर्ग है। अब जब पहला वर्ग मिलता है तो हम क्या करते हैं, पहला वर्ग के बाद जब स्वर मिलता है तो पहला वर्ग तीसरे में चला जाता है, यही बात किया था हमने। तो त का तीसरा क्या होगा, त थ द, यानी यह बदलेगा किस में, द में, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो था सब अपनी जगह पर ऐसे ही बना रहेगा, आ से था आ से रहेगा, स था स रहेगा, ठीक है। आगे इसको और हल करेंगे, क्या मिलेगा, स तो रहेगा ही। देखिए चूंकि यहाँ पे द है, द में जब हम छोटा आ जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, पूरा पूरा द। लेकिन अगर इसी द में हम बड़ा आ जोड़ेंगे तो मात्रा ले लेगा, क्या हो जाएगा, द। तो ये कंडीशन यहाँ पर बनेगी, ये इससे जुड़ेगा क्या बन जाएगा, सदा, बाकी जो बचेगा लिख देंगे सदा से। इस प्रकार हमने संधि किया था प्रथम नियम के तहत। रटना नहीं, आपको यही समझना है, जब प्रथम वर्ग के बाद तृतीय मिले या चतुर्थ मिले या अंतस्थ मिले या कोई स्वर मिले तो प्रथम वाला तृतीय में बदल जाता है, बस इतना सा जानना है आपको। यानी पहले के बाद जब तीसरा या चौथा मिले या अलावा मिले या कोई स्वर मिले तो पहला तीसरे में बदल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पहले तीसरे की बात बार बार की जा रही, तो आप तीसरा समझ रहे हैं ना क्या होगा, तीसरा जो समझ रहे हैं क्या होगा। आप नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पे इस चार्ट से देख सकते हैं, तीसरे में क्या आ रहा, आपका यही आ रहा ना, ग ज ड द ब। चौथे में कौन आ रहा, चौथे में यही आ रहा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले नियम की ओर, ठीक है। जो अगले नियम की बात कर रहे हैं, नियम 2 क्या है, इसका संधि करने का जो नियम दूसरा है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या है, इसको ध्यान से समझना है, हमको समझना है वहीं से, कहां से, जो वर्णमाला हमने देखा था, ठीक। चलिए एक बात हमने देखा था उधर, क्या, एक बात हमने उधर समझा था कि अनुनासिक क्या होता है, इससे हम परिचित हैं। अनुनासिक क्या होता है, इससे हम परिचित हैं, और अनुनासिक से आप अच्छी तरह से परिचित हैं, ठीक है। तो नियम दूसरा ये कहता है, यदि कंडीशन ऐसी हो, ऐसी कंडीशन हो क्या, किसी वर्ण के बाद, यदि किसी वर्ण के बाद, यहां पे किसी वर्ण की बात हो रही है, किसी वर्ण की बात हो रही है, किसी वर्ण का मतलब यहां व्यंजन से, ठीक है। यदि किसी वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आए, कोई अनुनासिक वर्ण आए तो क्या होता है, कोई जब अनुनासिक वर्ण आए तो ऐसी स्थिति में, क्या, प्रथम वर्ण के स्थान पर, तो प्रथम वर्ण के स्थान पर, प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है, जो प्रथम वर्ण है उसके स्थान पर क्या होगा, उसी वर्ग का अनुनासिक हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है। क्लियर बात। दूसरे नियम को हमें लगता है आप बढ़िया से समझ गए। देखिए थोड़ा सी बात टेक्निकल है, आप इसको समझिए। यहां पे बात की गई, अगर किसी वर्ण के बाद, किसी वर्ण का मतलब कोई भी व्यंजन वर्ण मिले, ठीक है, कोई भी व्यंजन वर्ण मिले, और अगर व्यंजन वर्ण के बाद अनुनासिक मिल रहा है। अब हमको पता है अनुनासिक कहां पर है, अनुनासिक हम कहते हैं किसको, पंचमाक्षर को, यही अनुनासिक है, ये क्या है, अनुनासिक है। क्लियर बात, इसे क्या कहेंगे, अनुनासिक। अब अनुनासिक का मतलब क्या होता है, जिसको बोलने वक्त लगता है कि इसमें मुख से और नाक से दोनों से वायु निकल रही, जैसे कहेंगे ना, या, ड़ा, ना, मा,
उसमें आ रहा ना, ये क्या है? अनुनासिक है। ठीक, एक बात और आप जानते हैं, अनुनासिक में संख्या कितनी है? अनुनासिक व्यंजनों की संख्या है 5। अंगा, इया, ड़, न और मा, 5 इनकी संख्या है। लेकिन इन पांचों में से किसी भी शब्द की शुरुआत आज तक आपने ये नहीं देखा होगा कि यहां से हुआ हो, अंगा से हुआ हो, या इया से हुआ हो, या अड़ा से हुआ हो। होता है? किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। तो बचता क्या है? न और मा, यानी शुरुआत न और मा से ही होगा। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? समझना आपके लिए आसान होगा। यही कहा गया, अगर किसी वर्ण के बाद कोई अनुनासिक आए, किसी वर्ण के बाद कोई अनुनासिक आए, यानी प्रथम वर्ण कुछ भी हो, उसके बाद अनुनासिक आ रहा है, अनुनासिक आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्रथम वर्ग के बदले उसी का अनुनासिक, मतलब उदाहरण से हम समझते हैं, उदाहरण से यहाँ पे समझते हैं। जैसे कह दिया जाए, यहीं पर देख लीजिए, वाक धन मय, वाक धन मय। अब यहाँ पे क्या देखा आपने? देखिए, जब अनुनासिक की बात की जा रही, अनुनासिक में कोई वर्ण जो शुरू होने वाला शब्द होगा वो या तो न से शुरू होगा या तो म से। क्यों? यहाँ जो 5 हैं, अंगा, इया और ड़ से तो कोई शुरू नहीं होता, शुरू किसे होगा? न से या से मा से। कहने का मतलब कोई भी शब्द हो, उस शब्द के बाद या तो न से या तो म से शुरू होने वाला शब्द हो, ऐसी स्थिति में जो पहला है, पहला का मतलब ये वाला अपना अनुनासिक ले लेगा। अब यहाँ पांचों लाइन में एक अनुनासिक आप देख रहे हैं, है ना? पांचों लाइन में लास्ट वाला पंचमाक्षर जो है क्या? अनुनासिक हो रहा है। अब इसका संधि करेंगे तो उदाहरण से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे वाक धनमय है, वाक धनमय है, ये क्या है? मय क्या है? ये है अनुनासिक, ये अनुनासिक है। बात क्लियर है? यही कहा गया कि अगर किसी वर्ण के बाद अनुनासिक मिल रहा है तो जो पहला वर्ण है, पहला वर्ण का मतलब यहां पर ये जो क है, ये क किस में बदलेगा? ये उस वर्ग के अनुनासिक में बदलेगा। अब क वर्ग में अनुनासिक क्या है? अंगा है ना? तो यहां पर क की जगह क्या हो जाएगा? अंगा। ध्यान दीजिएगा, क और म जुड़कर नहीं अंगा होगा, बल्कि क की जगह पर अंगा होगा। क्लियर है बात? अब जो बचा हुआ उसको हम लिख देंगे। यहां पर अंगा हो गया, है ना? यहां पर क्या हो गया? अंगा हो गया। और यहाँ पे वा पहले से था, वा पहले से था, और यहाँ पे क्या हो गया? मैं पहले से था। अब सबको मिला देंगे, हमको मिलेगा क्या? वांग मैं। क्या मिल जाएगा? वांग मैं। ये इसी का, इसका इसी यही संधि है, यानी वाक धन में बराबर क्या हो जाएगा? वांग में। हमें लगता है आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, और उदाहरण लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा आगे। और उदाहरण लेते हैं, क्लियर होता चला जाएगा। चलिए यहीं पे ले लेते हैं, क्योंकि पीछे हमें वर्णमाला पे जाना पड़ेगा और यहां से पहुंचना आसान रहेगा। देखिए, जैसे अगर हम बात करें, कह दिया जा अपधनमय, अपधनमय। अपधनमय में क्या आपको दिख रहा है? आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये क्या है? ये मैं, ये क्या है? ये अनुनासिक है, अनुनासिक है। जब इसके बाद किसी वर्ड की बात कर रहे हैं ना, जब किसी वर्ड के बाद कोई अनुनासिक मिल रहा है, अप्पा के बाद अनुनासिक मिला है, तो क्या होना चाहिए? प वर्ग में जो अनुनासिक है वही प के स्थान पर हो जाएगा। बात को समझा? यानी प के बाद अनुनासिक मिला है तो प वाले वर्ग में जो अनुनासिक उसी को हम लिखेंगे। प वाले में अनुनासिक क्या है? प, फ, ब, भ, म, यानी म होगा, होगा ना? तो लिखिए, यानी तब ऐसी स्थिति में प का अनुनासिक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा म। होगा? आ पहले से था, आ को रहने देंगे, इसके स्थान पर आधा म हो ही गया, और इसके बाद क्या था? मैं। आप सबको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? ये आधा है तो आधा लिखेंगे, मैं, यानी अपधनमय बराबर क्या हो जाएगा? अब मैं। क्लियर है बात? क्लियर बात? ऐसे दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। कह दिया जाए सत धन मार्ग, सत धन मार्ग। अब आपने देखा, अगर दूसरा शब्द म या न से शुरू हुआ, अनुनासिक का मतलब न या म से ही शुरू होगा, क्योंकि ड़, अंगा और यहाँ से तो होता नहीं। अब यहाँ पे अनुनासिक है, जब ये अनुनासिक है तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए?
जो त है अपने अनुनासिक में जाएगा, त का अनुनासिक क्या होगा, त, थ, द, ध, न। लास्ट में क्या मिलेगा, न, यानी त के स्थान पर क्या मिल जाएगा, न मिल जाएगा। क्लियर बात। यहाँ पे स पहले से था, स रहेगा। यहाँ पे मार्ग पहले से था, मार्ग रहेगा। अब सबको मिला देंगे, क्या हो जाएगा, स आधा है तो रहेगा सन मार्ग, यानी सन्मार्ग का संधि विच्छेद क्या होगा, सत धन मार्ग, या सत धन मार्ग बराबर क्या हो जाएगा, सन्मार्ग। बात क्लियर है, ठीक। और उदाहरण देख लेते हैं, क्यों, देखिए कंफ्यूजन थोड़ा सा रह सकता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया सीखेंगे, ठीक। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे कह दिया जाए, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है और पूछा खूब गया है, इसीलिए उसको बता रहे हैं। जैसे कह दिया जाए क्या, जगत धननाथ, जगत धननाथ। अब देखिए नियम में तो ये कह दिया गया कि दूसरा शब्द अनुनासिक से होना चाहिए। अब अनुनासिक से होना चाहिए ये आपको रटना नहीं है, आप ऐसे मान लीजिए अनुनासिक में जो 5 वर्ड आते हैं, पांचों में से या तो शब्द म से शुरू हो सकता है या तो न से, ठीक। बाकी 3 से शब्द शुरू नहीं होते, बीच में आ सकते हैं। अब यहाँ पे न से शुरू है, क्या है ये, क्या है, अनुनासिक। तो अनुनासिक जब यहाँ पे मिल रहा है तो त अपने अनुनासिक में जाएगा, त का क्या हो जाएगा, न होगा, त, थ, द, ध, न। अंतिम अक्षर क्या होगा इसका, न। यहाँ पे न लिख दिया आपने। अब जो बचे हैं सबको उतार लीजिए, जग पहले से था, त की जगह क्या हो गया, न, नाथ पहले से था, सबको मिला देंगे तो ये बन जाएगा क्या, जगन्नाथ। क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। क्लियर बात। जगत धननाथ बराबर क्या बन गया, जगन्नाथ। क्लियर है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे कह दिया जाए क्या, कह दिया जाए क्या, एतत, एतत धन मुरारी, धन मुरारी, ये सब पूछे गए हैं। अब यहाँ पे देखिए म से शुरू है, जब म से शुरू है तो इसके पहले वाला अपना अंतिम ओर ले लेगा, यानी अनुनासिक, त, थ, द, न हो जाएगा ना। यहाँ पे ये इसके बदले क्या हो जाएगा, न। सत पहले से था, सत रहेगा। यहाँ पर मुरारी पहले से था, मुरारी रहेगा। सबको मिला देंगे, क्या होगा, ये आधा रह जाएगा, एतन, सॉरी, एतन मुरारी। क्या हो जाएगा, एतन मुरारी, ठीक है। इस प्रकार से अनुनासिक वाले नियम को आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया। आगे चलते हैं, एक अन्य नियम की हम बात कर लेते हैं, एक दूसरा नियम है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए इसको आप नियम 3 के नाम से लिख सकते हैं और लिख लीजिए, क्या है ये, नियम 3। मैं यही कह रहा हूं बार बार, संख्या पर मत जाइए, किसी बुक में 2 नियम को एक ही में रख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे नियम विशेष नहीं, बस आपको समझने के लिए चीजें अलग अलग करके कोई लिखा है, कोई एक ही में लिख दिया है, ठीक। चलिए अगले नियम की हम बात कर लेते हैं। अगर स्थिति ऐसी हो जाए, यदि यदि त और द के बाद, त और या कह सकते त या, यदि त या द के बाद, त या द के बाद च वर्ग, देखिए च वर्ग की जब हम बात करेंगे आप इससे परिचित हैं, क्या हो जाएगा, च, छ, ज, झ, या, यही होता है, च वर्ग में यही होता है। यदि त या द के बाद क्या हो जाए, कंडीशन ऐसी बने कि यहां से च या छ के बाद च या छ मिल जाए, च या छ मिल जाए, या इसके बाद 2 बच रहा है, कौन कौन सा, ज, झ, ज या झ मिल जाए, ज या झ मिल जाए, तो क्या होता है, तो क्या होता है, त या द के स्थान पर, तो क्या होगा, त या द के स्थान पर लिख दे रहे हैं, फिर अभी आपको समझा रहे हैं, त या द के स्थान पर, द के स्थान पर च, तथा अगर ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ज, झ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर ज हो जाता है, हो जाता है।
ये तो नियम लिखने की बात होगी। अब इसको आप समझिए ऐसे, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि कहीं पर आपको दिख रहा है कि त या द इसमें से कोई एक मिल रहा है और इसके साथ या तो च छ मिल रहा है, या तो च या छ मिल रहा है, ठीक है, या ऐसी स्थिति है यहाँ पे ज या झ मिल रहा है, ठीक। तो ऐसे में क्या होगा, देखिए त या द के साथ च छ अगर जुड़ेगा तो च छ की जगह पर क्या हो जाएगा, त द के स्थान पर अगर ये जुड़ेगा, यानी अलग अलग लिख दे रहे हैं नहीं तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, ठीक है। अगर त या द के साथ च छ जुड़ेगा तो ऐसी कंडीशन में यह रिजल्ट क्या देगा, इसके स्थान पर हो जाएगा सिर्फ च। क्लियर है। आगे ऐसे ही आप कर सकते हैं कि अगर त या द के साथ अगर ज या झ जुड़ रहा है, ज या झ जुड़ रहा है, ऐसी कंडीशन में यहां पर त या द के स्थान पर क्या हो जाएगा, ज। बस इतना हमें समझना, यानी प्रथम शब्द में त अथवा द मिल रहा है तथा द्वितीय शब्द में च अथवा छ मिल रहा है, तब ऐसी स्थिति में त या द के स्थान पर च हो जाएगा। यहां पर आपने देखा। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि त या द के बाद क्या मिल रहा है, ज या झ मिल रहा है, तो त या द के स्थान पर क्या हो जाएगा, ज। कंफ्यूजन तो नहीं है कोई। आई थिंक यहां तक बात आप लोग को समझ में आई होगी। अब उदाहरण देखेंगे तो ज्यादा हमें समझ में आएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्या खूब प्रसिद्ध है, पूछा गया कई बार, उत्धन चारण। उत्धन चारण, ठीक है, समझिए इस बात को। यहां पर क्या मिल रहा है आपको, त। यहां पर क्या मिल रहा है आपको, यहां पर त मिल रहा है और यहां पर क्या मिल रहा है, च मिल रहा है ना। अब यही कहा गया, जब त या द के बाद च अथवा छ मिल जाए, जब च छ मिलेगा तो त द बदलेगा किसमें, च में। यानी जहां पे त था ये बदलकर क्या हो जाएगा, ये बदलकर हो जाएगा आधा च, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे त या द च में बदल रहा है, लेकिन उसके बाद वाली जो स्थिति है वह वैसे ही बनी रहेगी। कहने का मतलब क्या हुआ, उदाहरण से समझिए। यहां पे त बदल के किस में गया, त बदल के गया किसमें, च में। अब यहां पे आगे क्या था, ये चारण था, चारण ऐसे बना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे उ था, उ ऐसे बना रहेगा। अब सबको मिला के लिख दीजिए, च आधा है तो इसको ऐसे लिखेंगे, उच्चारण। समझ गए, क्लियर हो गया बात। तयदा बदल रहा है, न कि तयदा जुड़ने के बाद। अगला उदाहरण देख लेते हैं, अभी और समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। जैसे कह दिया जाए क्या, उत धन कह दें चाटन, उत धन चाटन, ठीक है, उत धन चाटन, ठीक। अब देखिए यहां पर आपको च नजर आ रहा है, यहां पर क्या नजर आ रहा है, च। यहां पे क्या नजर आ रहा है, त। जब त के बाद च आएगा तो ये त बदल जाता है किसमें, त बदल जाता है किसमें, आधा च में बदलता है। यहां पे उ पहले से था, वो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे जो शब्द था उसको तुरंत ऐसे उतार लेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब सबको मिलाएंगे, ये आधा है, क्या हो जाएगा, उच्चाटन, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं। आपको ढूंढना क्या है, त या द के बाद च या छ, च या छ मिलेगा तो वही कंडीशन होगी। चलिए छ वाला भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए क्या, कह दिया जाए जैसे पद धन छेद, ठीक, पद धन छेद। यहां पे आपको क्या नजर आ रहा, यहां पे छ मिल रहा है और यहां पे मिल रहा है क्या, त या द मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में चाहे यहां पे छ मिले चाहे च मिले, यह बदलेगा क्या, हमेशा च में ही बदलेगा, च में बदल गया। यहाँ पे प पहले से था वो रहेगा ही, छेद को ऐसे उतार लेंगे और सबको मिला देंगे, आपको मिल जाए क्या, प आधा च छेद। क्लियर है। ऐसे दूसरा उदाहरण ले लेते हैं क्या हम, जैसे कह दिया जाए क्या, महत महत धन, महत धन कह दे छत्र, महत धन छत्र। देखिए यहां पे भी वही स्थिति, क्या मिल रहा है, छ मिल रहा है, यहां पे छ मिल रहा है और यहां पे क्या मिल रहा है, त। जब त के बाद च मिले या छ मिले तो ये जो त है बदल जाए किसमें,
च में बदल जाता है, और च कैसा, आधा च। ठीक, बस अब कुछ नहीं करना है, जो बचा था सब ऐसे उतार लेंगे। यहाँ पे मह बचा था, मह को उतार लीजिए, यहाँ पे छत्र था, छत्र को उतार लीजिए, और सबको एक साथ में कर देंगे, क्या हो जाएगा, मह, मह छत्र। ठीक, इसका संधि क्या हो जाएगा, मह छत्र। क्लियर है बात। ऐसे कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं ज और झ का, है ना। कंडीशन तो यही है कि त मिले या द मिले, इसके बाद अगर ज अथवा झ मिले तो ज और झ में ऐसी कंडीशन पे त द ये बदल जाएगा किसमें, ज में। कहने का मतलब त और द के स्थान पर आपको मिलेगा क्या, ज। ठीक है, बस सेम ऐसे एक उदाहरण लेते हैं और आपको यहां से चीजें समझ में आ जानी चाहिए। जैसे कह दिया जाए क्या, सत धन जन। अब देखिए यहां पे हमने क्या कहा, त और द के बाद क्या मिलना चाहिए, ज अथवा झ में से कोई एक। यहाँ पे ज मिल गया, जब यहाँ पे ज मिल गया तो द किस में बदल जाएगा, त बदल के जाएगा किसमें, आधा ज में, यानी इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा ज। क्लियर, बस अब कुछ नहीं करना है, जो बचा उसको ऐसे ही रख दीजिए। यहाँ पे जन था, जन रहेगा, यहाँ पे स था, स रहेगा, सबको मिला के लिख देंगे, क्या हो जाएगा, सज्जन। ठीक है, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सज्जन। क्लियर है। आगे एक महत्वपूर्ण उदाहरण खूब पूछा गया है, खूब पूछा गया कई बार, उत धन ज्वल। ये शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है, उत धन ज्वल। ठीक, अब देखिए उत धन ज्वल है, यहां पर क्या मिल रहा है आपको, यहां पे मिल रहा है ज, मिल रहा है आधा ज। यहां पे क्या है, आधा ता, और जब त के बाद ज मिलता है तो त बदलता है किसमें, इसी ज में ही बदल जाता है। ठीक है, अब जो बचा था उसको ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे उ बचा था रहेगा, यहाँ पे ज्वल बचा था, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सबको मिला देंगे, क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। ये शुद्ध अशुद्ध में भी आता है, उज्ज्वल लिखने में हम कई बार गलती कर जाते हैं। ठीक है, एक अंतिम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कह दिया जाए क्या, जगत धन जननी। जगत धन जननी, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे यही चीज, यहाँ पे तय है, और तय के बाद क्या मिल रहा है हमको, ज। जब तय के बाद ज मिलेगा तो तय बदलेगा किसमें, तय बदल जाएगा किसमें, आधा ज। क्लियर, बाकी जो बचा था उसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे जग है, और यहाँ पे क्या है, जननी। ठीक, सबको मिला देंगे, क्या मिल जाएगा, ये आधा रहेगा, ज ग आधा ज, फिर पूरा ज यहाँ पे था ही, जननी। क्या हो जाएगा, जगत जननी। यह शुद्ध रूप है, जगत जननी। जगत जननी यह शुद्ध अशुद्धि में भी पूछा जाता है कि जगत जननी का सही उच्चारण क्या है, सही जो लिखने का तरीका वो क्या है। ठीक है, जैसे उज्जवल पूछा जाता है वैसे जगत जननी भी पूछा जाता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक बात आप लोग को बढ़िया से समझ में आई होगी। आज हमने दो नियमों को सीखा, कौन कौन सा, एक तो जब किसी वर्ड के बाद अनुनासिक मिले तो क्या होता है, जब किसी वर्ड के बाद अनुनासिक मिलता है तो वो पहला वर्ड अनुनासिक में ही बदल जाता है, हमने ये देखा। दूसरा नियम क्या देखा हमने, त या द के बाद चाहे च छ आए चाहे ज छ आए, जब च छ आएगा तो त द बदलेगा च में, और जब ज छ आएगा त द बदलेगा ज में। इस प्रकार से हमने इस नियम को देखा। प्रैक्टिस आप इसको करिएगा खूब। बोरिंग थोड़ा सा लग सकता है क्योंकि चीजें टेक्निकल हैं, और आपको जब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे आपको बहुत ही मजा आएगा इसमें। क्यों, क्योंकि स्वर संधि का तो क्वेश्चन लोग सही करके आते हैं, व्यंजन का अक्सर गलत हो जाता है, और आपका हम यहाँ पे गलत बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं कल से फिर से लाइव क्लास में 8 बजे। ठीक, तब तक के लिए गुड बाय।